सोचिए दोस्तों कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं जहाँ पे आपके फादर सबसे बड़े गैंगस्टर हो और दूसरे गैंगस्टर की बेटी से आपको नफरत हो, लेकिन आपको ज़बरदस्ती उससे प्यार करना पड़े। लेकिन आपका एक बचपन का क्रश है जिसे आप ना जानते हैं ना पहचानते हैं, बस आपके पास उसकी दी हुई एक निशानी है और उस निशानी से आप चाहे तो उससे आगे चलकर मिल सकते हैं, लेकिन वो जो क्रश है वो भी आपके पास में ही है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला ट्रेजेडी है भाई। तुम लोग एक बार देख लोगे तो देखने का मन कर जाएगा और सोचोगे कि कब इसका अगला पार्ट आ जाए। तो चलो, 1000 लाइक्स का एम रखते हैं अगर पार्ट 2 चाहिए होगा तो, लेकिन इसे पूरा देखना। तो बच्चों को दिखाया जाता है एक बहुत ही प्यारी सी जगह में जहाँ पे दोनों ने खेलते खेलते एक दूसरे से वादा किया था कि वो आगे चलकर फ्यूचर में इस लॉकेट को खोलेंगे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर राकू रहता है उसने इस लॉकेट को रख लिया रहता है और वो जो अनजान लड़की रहती है उसने चाबी को रख लिया रहता है और ये दोनों वादा करते हैं फ्यूचर में खोलेंगे। आगे हमें राकू को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े गैंग मेंबर का लीडर बनने वाला है, फ्यूचर में बन सकता है, लेकिन इसे तो खाना बनाने में इंटरेस्ट रहता है। और राकू के मेंबर्स कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर, वो कहता है मुझे यंग मास्टर मत बुलाओ, मुझे तुम लोग की गैंग नहीं ज्वाइन करनी है, मैं बड़ा होकर टॉप यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और बहुत दूर चला जाऊंगा। तब ये लोग कहते हैं यंग मास्टर ऐसी बातें बिल्कुल ही मत करिए। उतनी देर में इसके फादर भी वहां पे आ चुके रहते हैं और उसके फादर को देख के सभी लोग सर झुकाते हैं। आगे हम देखते हैं कि राकू यहाँ पे आ चुका रहता है अपने स्कूल में और सोचता है कि स्कूल में मैं टॉप करूंगा और सबसे ऊपर पे जाऊंगा, फिर इस गैंग को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा क्योंकि ये गैंग जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे ये सोच रहा था पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। उतनी ही देर में हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो भागते हुए आ रही होती है, इसे स्कूल के लिए लेट हो गया था और फिर ये जंप जब मारती है तो क्या होता है कि सीधे जाकर अपना घुटना दे देती है इसके मुंह पर। और ये लॉकेट घुमा रहा था तो इसका लॉकेट भी छटक गया रहता है और इस लड़की का नाम चिटोगे रहता है। चिटोगे कहती है कि मुझे माफ कर देना और यही कह के वो वहां से भाग जाती है। जब वो क्लास में आता है तो उसका दोस्त कहता है कि ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हो गया। एक और लड़की रहती है जिसका नाम कोसाकी नाम रहता है, वो कहती है कि यार ये तुम्हें क्या हो गया। तब ये बताता है कि एक लड़की उड़ते हुए आई और फ्लाइंग किक मेरे चेहरे पे मार दी। फिर कोसाकी देख रही होती, कहती तुम्हारा चेहरा ठीक तो है ना, उसने बैंडेज भी लगा दिया रहता है। और बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एकदम, और उसी की याद में एकदम सोच रहा होता है कि वाह कोसाकी कितनी ज्यादा अच्छी है, बताओ मदद कर दी मेरी। आगे हम देखते हैं कि टीचर कहती है कि आज एक नई स्टूडेंट अमेरिका से हमारे स्कूल में आने वाली है और ये स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि चिटोगे रहती है। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से सभी लोग इसके ऊपर फ़िदा हो जाते हैं। इसकी मॉम जापानीज़ और इसके डैड अमेरिकन थे और बहुत ही मस्त यहाँ पर। अब टीचर का होता है कि चलो अपना सीट चुन लो, कहाँ पे तुम्हें बैठना है। तो वो चुन रही होती सीट कहाँ पर है। उतनी देर में राकू ने उसे पहचान लिया रहता है और कहता है कि तुम तो वही लड़ाकू लड़की हो। सब लोग कहते हैं कि ये क्या अब बात। इन दोनों के बीच में जब फाइट शुरू हो गई रहती है तो सब सोच रहे होते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं या फिर ये दोनों ऐसी क्या बकवासी बातें कर रहे हैं। जहाँ पे चितोगे और राकू की लड़ाई चल रही होती है और राकू को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और चितोगे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। राकू उसे बंदरिया कह देता है और कहता है कि तुम एक नंबर की बंदरिया हो, समझी। और इसे सुन के उसे काफी गुस्सा आता है तो देती है उसके मुंह पे एक जोरदार तमाचा। अब टीचर पनिशमेंट के तौर पे दोनों को आमने सामने बैठा देती है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन में रहता है क्योंकि ये कुसाकी के बारे में भी सोच रहा होता है और अचानक से इसे एक चीज याद आ जाती है कि अरे मेरा लॉकेट कहाँ पर चला गया, कहाँ पर गया मेरा लॉकेट। इसका इल्जाम वो चिटोगे पे लगाता है, मैं इसकी वजह से मैं लॉकेट खो गया। तो ये उसे शांति में बोल रहा होता है, कुसाकी आती कहती कि क्या हुआ। तब राकू बोलता है कि देखो इसकी वजह से मेरा लॉकेट खो गया और बताओ मुझे मेरा लॉकेट मिल नहीं रहा है, मुझे वो चाहिए, तुम मेरी ढूंढने में मदद करोगी। तब चिटोगे कहती है कि ठीक है चलो तुम्हारे जैसे आदमी की भी मैं मदद कर ही देती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोगों की मदद बिल्कुल नहीं करती हूँ, पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। तब तक टीचर आ जाती है और कहती है कि ओह मैंने तुम दोनों को एक टीम में रखा है, तुम दोनों को एनिमल्स का ख्याल रखना पड़ेगा। तो एनिमल्स का ख्याल रखने के लिए दोनों को एक टीम में डाल दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जापानीज क्लास होती है तो चिटोगे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता है, काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा होता है कि क्या ही फालतू सा क्लास है। तो क्लास जैसे ही खत्म होती है वो बिल्कुल नहीं रुकती, वो उठ के जाने लगती है, लेकिन पीछे से राकू आता है, उसके सर पे मारता है बुक और कहता है कि ये लो नोट्स। लेकिन फिर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे नोट्स, समझे। और ऐसे ही गुस्से में उससे बोलती है तो राकू को भी गुस्सा आ जाता है कि भाई ये मुझसे कैसे बात कर रही है। और फिर जब यहाँ पे ये बैठा हुआ रहता है ग्राउंड में तो इसका दोस्त कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हो चिटोगे के साथ में। तब वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं उसके साथ इतना ज़्यादा क्लोज क्यों आऊँगा। वैसे चिटोगे स्कूल में बहुत जल्दी फेमस हो गई थी और सबसे ज़्यादा बैडेस भी वही रहती है, लेकिन ये कह रहा होता है कि अरे नहीं यार उसने मेरा लॉकेट घुमा दिया, अब उसकी वजह से देखो मुझे मेरा लॉकेट नहीं मिल रहा, मैंने उसे बचपन से संभाल के रखा था, 10 साल पहले मैंने किसी से वादा किया था। वैसे वो लड़की है एक नंबर की बंदरी है। और ये बात चिटोगे सुन लेती है तो वो उसे मारने के लिए यहाँ पे आ जाती है, ड्रम व्रम फेंक के जो भी मिल रहा होता है सबसे मार रही थी। वो तो किसी तरह जान वो बचा लेता है। उसके बाद ये कोसाकी के साथ में रहता है, कहती है कि तुम्हें कुछ नई चोटें आ गई है। तब वो कहता है कि हाँ वो उस बंदरिया की वजह से हुई है। फिर वो उससे उसके लॉकेट के बारे में पूछती है कि लॉकेट का क्या हुआ। तब वो कहता है कि लॉकेट मुझे अभी तक नहीं मिला है, वो लॉकेट 10 साल पहले मुझे किसी ने दिया था और हमने वादा किया था एक दूसरे से, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि उसने मुझे
क्या दिया था उस लॉकेट में और हमने क्या वादा किया था, लेकिन मुझे इतना पक्का याद है। और ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा शर्मा रही होती, कहती है अच्छा तो तुम लोगों ने वादा किया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरीके से लॉकेट को ढूँढने में लग चुका रहता है और फिर चिटोगे भी आ गई रहती है इसकी मदद करने के लिए। लेकिन अब इन लोग को लॉकेट मिल नहीं रहा होता और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई रहती है, कह रही होती है कि धत्तेरी की वो लॉकेट मिल ही नहीं रहा होता है। तुम भी एक काम करो, तुम छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। और फिर क्या होता है कि अगले दिन भी वो आती है और काफ़ी गुस्से में रहती है क्योंकि क्लासमेट्स पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। आखिर तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ कौन रिलेशनशिप में रहेगा बताओ? लोग मेरे बारे में कितना बुरा सोच रहे हैं, तुम्हारे साथ कौन रिलेशनशिप में रहेगा यार हट! और फिर जो हमारी कोसाकी रहती है वो भी यहाँ पे आ रही होती है और फिर ये चिढ़ाते हुए से कहती है कि एक लॉकेट ही तो है, एक लॉकेट गुम गया तो क्या? छोटे बच्चों जैसा रो रहे हो कि एक लॉलीपॉप गुम गया तो मुझे वापस से चाहिए? अब ये बात सुनने के बाद राकू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो काफ़ी गुस्से में उससे कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है? वो मेरे लिए कोई नॉर्मल सी चीज़ है, अगर तुम्हें नहीं ढूँढना है तो तुम मत ढूँढो। लेकिन ऐसी बातें उस लॉकेट के बारे में बिल्कुल भी मत बोलो। मैंने किसी से वादा किया था कि मैं उस लॉकेट को प्रोटेक्ट करके रखूँगा। चली जाओ यहाँ से। मेरे नज़रों के सामने से दूर हट जाओ। अब ये बात कोसाकी भी सुन लेती है, वहीं पे रहती है। उसके बाद ये ढूँढना अपना शुरू कर देता है, नॉर्मल जैसे ढूँढ रहा होता है। अगले दिन का ये सीन था। कोसाकी आती है और कहती है कि वहाँ पर चिटोगे तुम्हें बुला रही है। तब वो कहता है कि आखिर वो मुझे क्यों बुला रही है? तो ये लोग आगे रहते हैं और फिर जो चिटोगे रहती है, वो दूर से ही एक चीज़ को फेंकती है जो कि सीधे इसके सर में जाके लगती है और हमें दिखाया जाता है कि ये वही इसी का लॉकेट रहता है। और देख के एकदम हैरान हो जाता है। तब कोसाकी बता रही होती है कि उस दिन जब तुम चले गए थे तो चिटोगे ने अकेले ढूँढ लिया था उस लॉकेट को। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और एक लेटर में ये भी लिखा हुआ रहता है कि मैंने तुम्हारी अब मदद कर दी है और तुम मेरा अब पीछा छोड़ दो, समझे? मुझे तुमसे कुछ भी लेना-देना नहीं है और बहुत सारी बातें भी लिखी हुई रहती है, समझ रहे हो? बहुत सारा उल्टा-सीधा बात भी लिखा हुआ रहता है। और अब जो हमारी कोसाकी रहती है, वो उससे पूछती है, "क्या तुम्हें वो प्रॉमिस याद है?" तब ये कहता है कि मैं उस प्रॉमिस को भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना फीलिंग याद है। 10 साल पहले मैंने वादा किया था, पता नहीं किससे किया था, लेकिन मुझे अभी भी याद है। कोसाकी कहता है, "अच्छा छोड़ो, इसे जाने दो, वैसे भी तो वो प्रॉमिस 2 बच्चों के बीच में ही था। अगर तुम भूल भी गए, तो इसमें कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है।" राकू कहता है कि हाँ, हाँ, तुम सही कह रही हो और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो जब जा रहा होता है तो कोसाकी के दिल में कुछ अजीब-सी बेचैनी आ रही थी। हमें पता लगता है कि चाबी इसके पास रहती है। इसका मतलब वो छोटी बच्ची यही थी। उसके बाद जब राकू अपने घर आता है तो उसके डैड कहते हैं कि तुमसे एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम्हें किसी को डेट करना है। बात ये है कि हमारा जो अपोनेंट टीम है, वो एकदम लड़ाई के मूड में आ चुका है, तो कभी भी सिविल वॉर यहाँ पे जंग छिड़ी जा सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी बेटी को डेट करो क्योंकि तुम दोनों शायद एक ही उम्र के हो और शायद वो तुम्हारे स्कूल में ही है। तो तुम्हें रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा। वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। तब उसके डैड कहते हैं इसका मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड पहले से है? तब वो कहता है कि अरे नहीं, नहीं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तब उसके डैड कह रहे होते हैं अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम्हें डेट करना ही पड़ेगा और जब वो दरवाजे के पास जाता है तो वो उस आवाज़ को पहचान लेता है कि ये आवाज़ किसकी है। असल में ये आवाज़ चिटोगे की रहती है और अब इन तीनों को 3 साल के लिए डेट करना पड़ेगा। हाँ, भले ऐसे ही झूठा डेट करना पड़ेगा लेकिन समझ रहे हो डायनामिक्स ऐसे रहते हैं कि इन लोगों को डेट करना पड़ेगा वरना 2 गैंग्स के बीच में बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। राकू और चितोगे एक दूसरे के आमने-सामने में रहते हैं। वो कहता है कि तुम एक गैंगस्टर की बेटी हो, मुझे नहीं पता था। उसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं, जहाँ पे उनके डैड्स कह रहे होते हैं कि बस अब तुम दोनों कपल बनना है। आगे हम देखते हैं कि जो चितागो के फादर का गैंग रहता है वो आ गया रहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्होंने चितागो के फादर और उसे किडनैप किया है और यहाँ पे याकुज़ा गैंग भी आ चुकी रहती है। दोनों गैंग्स के बीच में लड़ाई होने वाली रहती है मगर दोनों के फादर कहते हैं कि अरे नहीं, ये दोनों तो कपल है और एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें एकदम टर्न हो गई रहती है और दोनों सोच रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन दोनों में बात बिल्कुल नहीं बन रही होती है। और यहाँ गैंग सोच रहे होते हैं कि वाह आखिर मास्टर को गर्लफ्रेंड मिल ही गई और वो लोग सोच रहे होते हैं कि मास्टर को ओ माय गॉड बॉयफ्रेंड मिल गया, अब इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। फिर दोनों सोचते हैं कि हमें पार्टी रखनी चाहिए, दोनों गैंग सोच रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों अभी क्या होता है कि दोनों तो वापस से लड़ने के हालात में आ जाते हैं और चितोगे और राकू कहता है कि आखिर इस गधी के साथ कौन रहेगा। राकू कहता है कि हाँ इस बंदरिया के साथ कौन रहेगा। तब वो बंदा आता है कहता है कि क्या बोला तुमने और गोली चला देता है लेकिन फिर इतनी देर में ये भी मारने की कोशिश करता है मगर रुक चुका रहता है। और फिर दोनों के बीच में ऐसी ही लड़ाई होती है जहाँ पे दोनों गैंग सोच रहे होते हैं कि सचमुच ये लोग कपल हैं या फिर ऐसे ही कपल बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा खतरनाक, अब क्या करना चाहिए। तब दोनों फैसला करते हैं मिलके की एक्टिंग करेंगे और दोनों इतनी अच्छी डार्लिंग डार्लिंग वाली बातें कर रहे होते हैं कि लग ही नहीं रहा होता है कि दोनों फेक है, दोनों एकदम असली कपल है। बाद में दोनों बैठे हुए रहते हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब 3 साल के लिए ऐसा एक्टिंग करना पड़ेगा लेकिन गैंग्स को अभी भी शक हो रहा होता है। तो वो पूछती है आखिर तुम्हारे लिए वो लॉकेट इतना ज़्यादा खास क्यों था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैंने कभी भी किसी को इतना ज़्यादा पॉसेसिव नहीं देखा है। तब राकू बताता है कि मेरे डैड बचपन में मुझे एक ट्रिप पे लेके गए थे जहाँ पर मुझे एक लड़की मिली थी और मैं उससे दोस्ती कर बैठा था। ना ही मुझे उसका नाम याद है, ना ही मुझे उसका चेहरा याद है, मगर उसने मुझे ये लॉकेट दिया था और हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था। मेरे पास लॉकेट है और उसके पास इस लॉकेट की चाबी है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कौन है। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उससे वापस से ज़रूर मिलना चाहता हूँ। चितोगे कहती वैसे तो मुझे लव स्टोरीज पसंद नहीं है, मगर ये जो तुम्हारी वाली स्टोरी है ये मुझे पॉसिबली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही है। अब सुबह होता है, जब ये सो के उठता है तब
आ जाते हैं मेंबर्स और कहते हैं कि मास्टर, आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है, और सब लोग इसे गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं। जब वो जाता है तो देखता है कि चितोगे आई रहती है। वो कहती है चलो घूमने चलते हैं, क्योंकि ये लोग कपल्स है ना, एक्टिंग तो करना पड़ेगा घूमने जाने का। अब ये लोग घूम रहे होते हैं और वो लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं एकदम छुप छुप के, दोनों गैंग्स। जहाँ पे ये काफी ज्यादा खुसड़ बुढ़िया जैसा कर रही होती है, तो ये सोचता है कि अगर मैं कोसाकी के साथ आया रहता तो कितना ज्यादा मजा आता है यार, हम लोग कितने ज्यादा मजे करते, चलो वैसा ही कुछ ट्राई करते हैं। फिर ये लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो दोनों का ओपिनियन अलग अलग रहता है। लास्ट में ये लोग रोमांस मूवी देखने जाते हैं तो चितोगे सो गई रहती है। मगर उसे ऐसा सोता देख वो सोच रहा होता है कि वाह, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। मगर फिर जब वो उठ गई रहती है तो कहता है कि बिल्कुल क्यूट नहीं लग रही है, क्योंकि वो उसे हुक्म दे रही होती है। जब वो गया रहता है सोडा लाने के लिए, तब तक कुछ बंदे यहाँ पे उसे परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ओ हो, कहाँ पे तुम हो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की, चलो हमारे साथ चलो, मज़ा आ जाएगा। अब उसे गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है और इसके गैंग मेंबर्स भी इसे दूर से देख रहे होते हैं कि चलो मार दे। लेकिन उतनी देर में राकू बीच में आता है और कहता है कि इसे जापानीज़ नहीं आती, माफ़ कर दीजिएगा। और वो उसे लेके तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, कहता है कि चलो यहाँ से पकड़ के। यहाँ पे चितोगे को कुछ अलग महसूस होता है, पहली बार किसी लड़के ने उसका हाथ पकड़ा था, और राकू ने भी पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ रहता है। तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। चितोगे उसे कह रही होती है कि मैं चाहती तो उनका मुंह तोड़ सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से देखो अब क्या हुआ है, हम यहाँ भाग के आ गए हैं। लेकिन यहाँ तो ये किसी और ही ख्यालात में खोया हुआ रहता है। मगर जो चितोगे रहती है वो भी सोच रही थी पहली बार लड़के ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो काफ़ी अलग फीलिंग रहती है दोनों के लिए। और फिर वो कहती है कि मैं जा रही हूँ बाथरूम, पीछे पीछे मत आ जाना वहां पर भी। राकू कहता है कि मैं क्यों आने वाला हूँ। उसके बाद वो चली जाती है वहाँ पे बाथरूम में, और ये सोच रहा होता है कि काश कोशाकी यहाँ पे होती। अचानक से कोशाकी यहाँ आ जाती है। वो कहती है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी, लेकिन तुमने मेरा नाम ले लिया, मैं तुम्हें देखी और आ गई। और फिर दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि आखिर किस लिए तुम आई हो। और फिर वो बोलती है मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आई थी, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बता नहीं रहा होता है कि वो चितोगे के साथ आया हुआ है, क्योंकि ये इनका एक अलग ही टाइप का रिलेशनशिप रहता है। और यहाँ पे चितोगे उन दोनों को देख रही होती है, जहाँ पर कुछ बंदे बातें भी कर रहे होते हैं कि क्या ये लोग सचमुच रिलेशनशिप में है या फिर नहीं है। अब वो सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन लोगों को बिल्कुल भी शक ना हो कि हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है। और फिर वो डार्लिंग डार्लिंग कह के वहाँ आती है, लेकिन देखती है कि कोसाकी भी वहीं पे रहती है और बात यहाँ बिगड़ गई रहती है। कोसाकी कहती है कि तुमने इसे अभी शायद डार्लिंग कहा। और अब दोनों कंफ्यूजन में आ चुके रहते हैं। राकू सोचता है क्या मुझे बताना चाहिए कोसाकी के सामने में या नहीं बताना चाहिए। और वो पीछे देख रहा होता है, समझ जाता है कि अब हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए, एक्टिंग करना है, और अगर एक्टिंग नहीं किया तो ये लोग हमें मार देंगे, क्या किया जा सकता है। चितोगे कहती है कि हाँ देखो, तुम क्लासमेट है इसलिए तुम शर्मा रहे हो ना, कोई बात नहीं, तुम एक्टिंग करो ना इसके सामने, क्या दिक्कत है। राकू सोच रहा होता है कि किसी के सामने भी मैं एक्टिंग कर लूं, लेकिन कोसाकी के सामने क्यों ही। फिर बाद में उसे मानना पड़ता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम लोग दोनों रिलेशनशिप में, ये हमारा सीक्रेट रिलेशनशिप है। उसके बाद चितोगे चली जाती है, कहती है ठीक है मैं अपने घर जा रही हूँ। कोसाकी कहता है उसे अकेले जाने देना ठीक होगा क्या। राकू कहता है कि हाँ हाँ जाने दो, अकेले जाने दो। और फिर बाद में ये सोच रहा होता है कि सचमुच इनका रिलेशनशिप है भी या फिर नहीं है। और यहाँ ये इसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि हम लोग बस एक्टिंग कर रहे हैं और कोई भी बात नहीं है। मगर जो कोसाकी रहती है वो तो समझ ही नहीं रही होती है। उसे लगता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप सही का है, और उसे लग रहा होता है कि ये भाई कितना अच्छा ये लोग का रोमांस जोड़ी है। लेकिन ये कह रहा होता है कि अरे नहीं यार, क्या मुसीबत है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग दोनों के बीच में असलियत में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है। हम दोनों तो बस एक्टिंग कर रहे हैं। और कोसाकी समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहती है। और फिर उसे याद आता है और पूछता है क्या तुम्हें ये लॉकेट याद है, क्या तुमने इस लॉकेट को कहीं देखा है। वो एकदम सहम सी गई रहती है, और फिर धीरे से कहती है कि नहीं, ना ही मैंने कभी इस लॉकेट को देखा और ना ही मुझे बचपन में कुछ याद है। तुम क्या बोल रहे हो यार, मैंने तो कभी तुमसे मिली भी नहीं, मैं तो अभी हाई स्कूल में ही तुमसे मिली हुई हूँ। राकू कहता है अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद वो चली जाती है। अब राकू जाता है चितोगे को ढूंढने के लिए कि आखिर वो कहाँ पर है। साथ ही साथ वो उसके लिए माफी मांगने के लिए बीन जैम बंस भी लेके गया हुआ रहता है, जो कि काफी टेस्टी रहता है। वो कहती है कि ये क्या तरीका है, ये कहता है मेरा माफी मांगने का तरीका है यार, खा लो, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और खाने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आता है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती थी। चितोगे को भी थोड़ा लग रहा होता है कि मुझे माफ कर देना चाहिए, ज्यादा इसके ऊपर सख्ती बरसाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो अब मस्त से ये खा रही होती है बीन जैम केक्स, मजा आ गया होता है खा के। बाद में हमें दिखाया जाता है कि कोसाकी अपने घर आ गई रहती है, स्वीट्स का शॉप रहता है इनका। और फिर कोसाकी आती है अपने कमरे में, वो सीधे जाती है डेस्क पे और फोटो देख रही होती है राकू का, और सोचती है कि मैंने कितनी ज्यादा गड़बड़ कर दी यार, मैंने सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अब हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक कॉमिक पढ़ रही होती है। हमारे राकू को नहीं पता रहता कि वो लड़की कौन है, लेकिन वो लड़की बहुत निराश रहती है क्योंकि उस कॉमिक का एंडिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार था। तो इसलिए वो रो रही होती है। मगर राकू कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, रुको मैं इस काम करता हूँ। वो एक स्केच पेन लेता है और उसकी एंडिंग को बदल के हैप्पी एंडिंग में बदल देता है। वो लड़की उसे अपना नाम बताने वाली रहती है, लेकिन उतनी देर में इसकी नींद खुल चुकी रहती है। अब सोच रहा था कि भाग यार, ये सपना ऐसा ही क्यों होता है, मुझे उसका नाम पता चलने वाला था लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता चला। ये सोच सोच के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो रहा होता है और अपने काम पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहा था। खाना बनाते वक्त भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था
और चिल्लाने लगता है। कोसाकी के बारे में भी ये सोच रहा होता है। ये सारी आवाजें सुन के जो उसके गैंग मेंबर्स रहते हैं सब बहुत हैरान होते हैं कि आखिर ये यंग मास्टर को क्या हो गया है, क्या हो रहा है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये जा रहा होता है स्कूल, कोसाकी के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उतनी ही देर में वो आ जाती है चिटोगे और कहती है गुड मॉर्निंग डार्लिंग। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि पिछले दिन के डेट के बाद सभी लोगों ने इसका इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब था। यहाँ पे राकू कहता है कि अगर तुम्हारा वो फोर आइज वाला बॉडीगार्ड ना रहे ना तो हमारी जिंदगी और अच्छी हो सकती है। वो कहती है कि वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसे हम पे शक हो चुका है, इसलिए चलो अभी हमें एक्टिंग करते रहनी पड़ेगी। तो वो कहती है कि किसी को बताना मत। वो कहता है चिंता मत करो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे तो सबको पता लग गया रहता है। जैसे दरवाजा खोलता है, यहाँ पे कुसागी भी रहती है। वो कुसागी से बात करने के लिए आता है, मगर उतनी देर में उसके सारे दोस्त लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन। और फिर ये लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं और इन लोग को एक्टिंग करनी पड़ रही होती है। यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन उसके दोस्त लोग सुनने कहाँ वाले थे। और वो लोग कह रहे होते कि तुमने इसे राकू को ही क्यों पसंद किया। ये कहता है कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कैसे अभी इसके ऊपर नजर बना के रखी हुई रहती है। और वो जो फोर एज रहता है कहता है कि मैडम आप मेरा इंतजार करिए, मैं इस छटंकी को एक ही बार में उड़ा दूंगा अगर इसने आपके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो। अब यहाँ पे ये फंस गया रहता है और ये लोग एक्टिंग करते हैं कि हम लोग कपल थोड़े हैं, हम लोग तो सुपर डुपर लवी डवी कपल हैं। और फिर सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ तुम लोग तो हो ही बहुत ही ज्यादा अच्छे कपल हो। और सब लोग इन्हें वेल विशेष कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है बाहर से, अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। और कोसाकी भी काफी ज्यादा खुश होती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि जब दोनों जा रहे होते हैं और चिटोगे कहती है कि हाई स्कूल तो मेरा बेकार जाने वाला है, अरे रुको मुझे कुछ थोड़ा सा काम है, तो तुम अपना यहाँ पे काम देख लेना, मुझे यहाँ से अब चलना पड़ेगा। अब ये कोसाकी के बारे में ही सोच रहा होता है, चिटोगे का आवाज तो इसने सुना ही नहीं था। उतनी देर में कोसाकी यहाँ पे आ चुकी रहती है और अब ये एकदम हैरान हो चुका रहता है और सोचता है मुझे अपनी फीलिंग्स इसके साथ कन्फेस कर देनी चाहिए क्या। और फिर वो सोचता है कि नहीं, लेकिन ये पूछेगी कि आखिर मैं इसे अकेले में ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। तब ये कहता है कि मैं और चिटोगे अच्छे कपल नहीं है, क्यों है ना। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तुम और वो तो एक नंबर अच्छे कपल है। तो वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्यों लगता है उसने मुझे क्यों चूज किया है। तब वो कहती है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम अपने दोस्तों की मदद करते हो, तुम बहुत ही ज्यादा केयरिंग हो। और उस दिन तुमने उसे नोट्स भी दिए, तुम बिना किसी के कहे हुए तुम लोगों की मदद करते हो, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, समझे। और मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश कर रही है, वो तुम्हारे साथ जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। तुमने नोट्स भी शेयर किए थे, तुम हमारी भी बहुत ज्यादा मदद करते हो। ये सारी उसकी तारीफ कर रही होती है। और ये सुन के ये सोच रहा होता है कि नहीं इसके लिए तो वो मुझे पसंद नहीं करती है। बाद में एक लड़का आता है, धक्का मार देता है, तो गलती से एक चीज गिर जाती है बैग में से और ये चाबी रहती है। ये चाबी देखने के बाद राकू सोचने लगता है ये चाबी किसी घर की तो नहीं हो सकती है, घर का चाबी ऐसा नहीं रहता है लविंग शेप का। और फिर बहुत दिमाग लड़ाने लगता है। कुसागी को बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है। यहाँ पर हमारा राकू से पूछता है कि ये किस चीज की चाबी है, क्योंकि ये घर की चाबी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। लेकिन वो एकदम हैरान हो जाती है और फिर ये बहाना बनाने लगती है कि वो ये। और फिर बहुत ज्यादा एक्टिंग करने लगती है। मतलब ऐसा बिहेवियर इसने आज इतना अजीब बिहेवियर देख के ये भी हैरान हो गया था कि इसे क्या हो गया। और वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है। ये सोचता है मैं तो इसे मिडिल स्कूल से जानता हूँ। आगे हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां बात करने की कोशिश कर रही होती चीटोगे से, मगर चीटोगे उनसे ढंग से बात ही नहीं कर पा रही होती। पता नहीं इसे क्या हेजिटेशन यहाँ लगी हुई रहती है। बाद में ये जाता है और चिटोगे से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम्हारा फोर आइज वाला वो नहीं गार्ड रहता ना तब भाई मेरा काम हो जाता था। वो बताती है कि उससे छूटना तो मुश्किल है, लेकिन आज उसकी छुट्टी है। और ये सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा राकू खुश हो जाता है कि क्या आज उसकी छुट्टी है रियली, तब तो आज मेरा काम हो सकता है, आज मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना पड़ेगा, तुम्हारे साथ कौन दिन बिताने वाला है। और अगर तुम चाहो तो किसी क्लोज वन से अपनी बातें भी बता सकती हो, ठीक है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तुम जिससे चाहो बात कर सकती हो। तो वो कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जिसे ये बात बतानी है तुम बता सकते हो, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग एक दूसरे से अलग हो ही जाएंगे बाद में। तो अब ये जाता है अपने दोस्त से बात करने के लिए। यहाँ पे वो शू से कह रहा होता है यार यार मुझे तुमसे बात करनी है चिटोगे के बारे में, लेकिन ये तो भाई इसका मजाक उड़ाने लगता है। कहता है कि वो काफी परफेक्ट लड़की है, तुम्हारे साथ देखो वो कितना अच्छा व्यवहार करती है, तुम्हारे साथ कभी भी उसने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है जो तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हें चीट करेगी या फिर कुछ भी करेगी। लेकिन अब हमारा राकू ही जानता था कि चिटोगे और इसके बीच में क्या है। तो वो समझाने की कोशिश कर रहा होता है अपने फ्रेंड को, लेकिन उसका फ्रेंड समझ ही नहीं रहा होता। और वो कहता है कि देखो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे अलावा उसका कोई और भी है, क्योंकि वो और किसी से बात ही नहीं करती है, ना लड़कियों से बात करती है, लड़कों से बात करना तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। और ये सारी बातें अब वो समझ रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे और भी तरीके तरीके समझाने लगता है कि देखो हो सकता है कुछ उसके अपने सीक्रेट्स हो, लेकिन तुम्हें उन सीक्रेट्स को ना जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम जबरदस्ती जानोगे तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर वो जाता है स्टाफ रूम में कोसाकी से मिलने के लिए, लेकिन टीचर कहती है कोसाकी तो यहाँ पे नहीं है, कोसाकी तो यहाँ से पहले ही चली गई है, आज उसे तो ऐसा काम था ना इसीलिए। और बाद में अब ये सोच रहा होता है कि क्या प्रॉब्लम है, इतनी ही देर में
लड़कियां बात कर रही होती है चिटोगे के बारे में, जहां वो लोग कह रही होती है कि उसे इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्या है यार, वो ढंग से बात क्यों नहीं कर सकती है, वो अमीर घर की बाप की बेटी है तो क्या, वो अपने आप को बड़ी समझती है क्या। अब ये बात सुन के थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है राकू को कि यार ये लोग चिटोगे के बारे में ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, तो वो तुरंत ही भाग के जाता है चिटोगे को ढूंढने के लिए, जहां वो देखता है कि ये तो क्लास में बैठी हुई रहती है और ये लिख रही होती है डायरी में कि किस तरीके से ये बाकी लड़कियों से बात कर सकती है, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग ये खुद ही रहती है, समझे। और चुपचाप वो चुपचाप पीछे से देख रहा होता है। यहाँ पे चिटोगे ने लिखना कंप्लीट कर लिया रहता है और वो सोच रही थी कि अब बस मुझे जाके उनसे ऐसे ही बात करनी है, मैं उनसे ऐसे ही बात करूंगी, क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं रहता है ना। और ये पीछे से आता है और कहता है, तब ये शर्मा जाती है और वो डायरी देख लेता है इस डायरी में। तब वो कहती है कि नहीं, तुम ये बात अगर किसी को बताया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे। और फिर अपने बारे में बताने लगती है कि मैं बहुत ही ज्यादा अकेली हूँ, मुझे पता नहीं है कि मुझे किससे कैसे बात करना है, सिर्फ तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी से भी कुछ भी बात नहीं किया है। तुम्हें पता ही है मेरा बॉडीगार्ड कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है मुझे लेके, और कोई भी मेरे सामने में रहता है तो वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन तुम समझ रहे हो ना, मैं किसी से ही बात करूंगी तो वो उसकी पूरी जानकारी रखेगा, तो मेरे लिए बात करना मुश्किल है। तब राकू कहता है कि सिर्फ तुम ही गैंगस्टर फैमिली से नहीं हो, मैं भी फैमिली से आता हूँ और तुम्हें पता नहीं है मैंने भी इसके चलते काफी बार स्कूल चेंज किए हैं, क्योंकि लोग मुझे बहुत ही अजीब अजीब समझते थे क्योंकि मैं गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी भी स्टोरी तुम्हारी ही जैसे बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप है। और ये सुनने के बाद तो चिटोगे समझ जाती है कि हाँ, हम दोनों की कहानी बिल्कुल एक ही है। लेकिन ये कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने सिर्फ कुछ दोस्त बनाए हैं और वो दोस्त अभी मेरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और तुम चाहो तो मुझे नोटबुक दिखा सकती हो या फिर मेरी नोटबुक भी तुम देख सकती हो अगर तुम चाहो तो। लेकिन फिर अब ये लोग बात में झगड़ा करने लगते हैं अपने ही में लेके, अच्छा झगड़ा कर रहे होते हैं और कोसागी सुन रही होती है इनकी बातों को। कोसागी को यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है। हम देखते हैं कि ये लोग स्कूल जा रहे होते हैं, जहाँ पर चिटोगे के कुछ दोस्त आ गए रहते हैं, मतलब कुछ लड़कियां रहती है वो उससे हाय हेलो कहती है, तो मतलब दोस्ती हो गई रहती है। और राकू को देख के काफी अच्छा लग रहा होता है कि चलो कम से कम इसके कुछ फ्रेंड्स तो बन गए हैं, ये खुश है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि चिटोगे पहले बहुत उदास रहती थी और उसने नोट्स में लिखा भी तो था कि वो लड़कियों से कैसे बात करेगी। अब ये काफी खुश रहती है कि चलो मेरा हाई स्कूल तो काफी अच्छा जाने वाला है, बस एक बार इस बुद्धू से ब्रेकअप हो जाए तब बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और काफी अच्छा भी रहेगा। वो उसे ऑर्डर भी दे रही होती है। अब राकू को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो भी नहीं सहने वाला था इतनी देर में, वो उसे बंदरिया बोल देता है और दोनों के बीच में एकदम घमासान लड़ाई हो जाती है। वो साकी दूर से ही इन्हें देख रही होती है और कहती है कि ये दोनों कितने ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अब रूरी कहती है कि तुम्हें क्रश है ना, तुम पसंद करती हो ना राकू को। तब वो बहाना बनाने लगती है, कहती है यार नहीं नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, मुझे क्यों उसकी गर्लफ्रेंड बनना है, उसके पास तो पहले से है। लेकिन फिर रूरी कहती है कि नहीं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है और तुम किसी को पसंद करते हो तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी, मैं तुम दोनों को क्लोज लाने की कोशिश करती हूँ। सो वो जाती है और सीधे कहती है उससे कि चलो तुम्हारे घर पे सेल्फ स्टडी किया जाएगा, ग्रुप स्टडी मेरा मतलब। और ये सोच रहा होता है कि आज मेरे घर पे इसने ग्रुप स्टडी क्यों रखी है, क्योंकि रूरी तो कभी भी मुझसे ऐसे ढंग से बात ही नहीं करती और आज इसने सेल्फ स्टडी रख दी, ऊपर से इसने कोसाकी को भी बुलाया, बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। और आगे जब ये चल रहा होता है तो देखता है कि चिटोगे बहुत ही अजीब हरकतें कर रही होती है, ऐसी ऐसी हरकतें कर रही होती है जैसे कि भाई वो कहाँ पे आ गई हो। और वो देखता है कोसाकी को, वो भी शर्मा रही होती है, इसे कुछ समझ नहीं आता है, तो चिटोगे यहाँ पे अजीब हरकत करने लगती है। तो वो पूछता है क्या हुआ क्या कर रही हो, तब वो कहती है कि मैं पहली बार किसी के साथ ऐसे ग्रुप स्टडी में आई हूँ। वो कहता है अच्छा तो ये बात है। अब जब वो लोग कमरे में जाते हैं तो शू कहता है कि वाह ये कमरा बिल्कुल पहले जैसा ही है। चिटोगे कहता है क्या बास मार रहा है भाई ये कमरा। कोसागी सोच रही होती है कि इस कमरे में राकू की सुगंध है और वो काफी ज्यादा स्मेल कर रही होती है, खुश हो जाती है। लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है तो मुंह फेर लेती है। फिर जब चाय आता है तो वो पकड़ता है और फिर ये भी चाय को पकड़ती है, दोनों का हाथ टच हो जाता है और चाय तो गया भाई खराब। अब ये सोच रहा होता है, बहुत कुछ ये सोच रहा होता है कोसाकी के बारे में कि आखिर क्या बात है। और फिर जब कोसाकी को एक प्रॉब्लम होती है तब रूरी कहती है कि जाके तुम पूछ क्यों नहीं लेती हो राकू से। वो कहती है कि मैं कैसे। फिर वो जाती है राकू से पूछने के लिए, मगर ये तो अलग ही नशे में रहता है भाई, इसका तो अलग ही हो गया रहता है। ये देख सकते हैं, ये अलग ही स्मेल सूंघ रहा होता है। उतनी देर में चिटोई कहती है रुको मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वो कहता है तुम अपना काम करो ना। वो कहती है कि नहीं मैंने तो अपना काम कर लिया है। उसने पूरे तीनों पेपर बना लिए रहते हैं और वो सोच रहा होता है कि कौन सोचा था कि ये गधी इतनी ज्यादा तेज होगी। उसके बाद वो हटा देती है राकू को और कहती है रूरी से कि रुको मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। और फिर वो पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तब कोसाकी कहती है मैं सोच रही थी कैसा लगेगा अगर तुम किसी के मतलब हो, तो क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तब वो कहती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे ये फीलिंग महसूस करनी है। तब ये कहती है कि हाँ एक बॉयफ्रेंड होना अच्छी बात है, मैंने भी आज तक ये फीलिंग महसूस नहीं की। और फिर ये समझ गई रहती है कि ये क्या मैंने क्या उल्टा बोल दिया है। तब ये तुरंत ही आ जाती है और वो कह रहा होता है कि डार्लिंग तुम ये क्या बात कर रही हो। चिटोवे कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रही थी। और फिर ये पूछ देता है क्या तुम लोगों ने अभी तक वो सब किया है। तब ये लोग काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब शू कहता है कि मेरा मतलब वही है तुम लोग जो समझ रहे हो। दोनों शर्मा जाते हैं। उसके बाद वो शू को लेके चला जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि हम लोग बस एक्टिंग कर रहे थे। शू कहता है कि मुझे ये बात पहले से पता है कि तुम दोनों बस एक्टिंग कर रहे हो और तुम दोनों असली में कपल बिल्कुल भी नहीं हो।
तो तुम्हें ये बात पहले से पता है? हाँ, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा अजीब एक्टिंग की है, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या तुम्हें कोसाकी या बाकी लोगों को बताया इसके बारे में? तब वो कहता है कि नहीं, मैंने कोसाकी या किसी को भी नहीं बताया, तुम्हें इसके बारे में सबसे पहले पता। और एक तुम काम करो, तुम जाकर कोसाकी को बता देना, ठीक है? यहाँ मत बताना। गैंग मेंबर्स को शक होता है कि कहीं मास्टर और मास्टरनी हमारे एक्टिंग तो नहीं ना कर रहे। तो अब इन दोनों को भेज दिया गया रहता है स्टोर रूम में जाने के लिए, और वो स्टोर रूम में नहीं जाना चाहते थे। यहाँ पे वो चिटोगे से कहता है अंदर आने के लिए, मगर चिटोगे कह रही होती कि नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ, मैं नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि इसे अंधेरे से डर लगता है। और राकू बुला रहा होता है, लेकिन फिर पीछे से गैंग मेंबर्स ढकेल देते हैं और कहते हैं यंग मास्टर अपना काम कर लीजिएगा। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं। राकू कहता है कि तुम लोग बहुत ही भद्दा मजाक कर रहे हो यार, मुझे बाहर निकालो। चिंता मत करो, वो लोग जल्दी दरवाजा खोल देंगे, मेरे साथ मजाक करते रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर वो देखता है तो चिटोगे तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, वो उसे एकदम पकड़ लेती है और कहती है पीछे मुड़े तो मार के मुंह तोड़ दूंगी। क्योंकि वो इतनी ज्यादा डरी हुई रहती है और वो नहीं चाहती थी कि राकू उसका ये वाला चेहरा देखे। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लग रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सच्ची में कोई लड़की हो राकू के हिसाब से, क्योंकि वो इसे लड़की नहीं एक शैतान समझता था। और सोच रहा होता है कि ये इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है, इसका स्मेल, इसकी बॉडी इतनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और वो तो वहाँ गुस्सा कर रही होती है, कहती है कि रुको, मैं नहीं जाने वाली हूँ, मुझे यहीं पे रहना है, प्लीज तुम यहीं पे मेरे साथ में रहो। और फिर दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज में रहते हैं। तो यहाँ जो हमारा चिटोगे रहता है वो तो भाई अलग डरा हुआ था, लेकिन जो राकू रहता है कहता है वहां बगल में सीढ़ी है, हम लोग चाहे तो उस सीढ़ी से जा सकते हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे अकेले मत छोड़ो, मुझे अकेले बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो वो कह रहा होता है तब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि इसे सहानुभूति दे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डरपोक लड़की रहती है। और वो कहती है कोई भी टॉपिक बाहर निकाल दो प्लीज, मेरा डर बाहर निकाल दो। तो राकू जो रहता है कुछ भी करने की कोशिश कर रहा होता है, कोई भी टॉपिक चेंज कर रहा होता है, इसके सामने में ला रहा होता है ताकि उसे बिल्कुल भी डर ना लगे। और होता बिल्कुल वैसा ही है। धीरे धीरे करके चिटोगे का डर खत्म हो चुका रहता है और वो कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और फिर ये बात करता है कोसाकी के बारे में। तब कोसाकी के बारे में बात करता है तो उसका डर पूरी तरीके से निकल जाता है और फिर वो कहती है कि हाँ वो भी बहुत अच्छी लड़की है। बाद में हमें दिखाया जाता है जैसे वो खड़ी होती है अचानक से इसका पैर फिसल जाता है और दोनों एकदम मूवमेंट में आ चुके रहते हैं। दोनों मूवमेंट में आगे रहते हैं, एकदम दोनों में किस होने ही वाला रहता है, क्योंकि दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। लेकिन उतनी ही देर में जो हमारा फोर आइज रहता है वो आ जाता है और देख के काफी गुस्सा कर रहा होता है कि ये क्या कर रहे हो तुम हमारी मास्टर के साथ। और फिर यहाँ पे कोसाकी भी आ जाती है, ये पोस्ट देख के वो शर्मा जाती है और भाग जाती है रूरी को लेकर, और ये कह रहा होता है कि नहीं मत जाओ यार मुझे छोड़ के। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत गुस्से में रहती है और रात में इसने अपने डायरी में लिखा हुआ रहता है बहुत ज्यादा बुरा भला राकू के बारे में, लेकिन पूरा बुरा भला नहीं लिखा हुआ रहता है, कुछ अच्छी बातें भी रहती है। समझे, इसका मतलब ये भी धीरे धीरे पसंद करती है उसे। तो हमें यहाँ पे राकू को दिखाया जाता है और राकू पिछले दिनों की बातों को ही सोच रहा होता है कि यार पिछले दिन वो सब क्या हो गया, या मुझे वो सब करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था। इतनी ही देर में वो बात सुनता है कि वहां पे कोसाकी रहती है और ये लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो 10 साल पहले उस लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यूरी कहती है क्या तुम्हें उस बंदे के बारे में याद है या फिर उस प्रॉमिस के बारे में कुछ भी याद है। राकू यहाँ पे सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है क्या प्रॉमिस और वो सारी बातें। तो उसे लग रहा होता है कि कहीं कोसाकी ही तो वो लड़की नहीं ना है जिससे वो 10 साल पहले मिला था। लेकिन यहाँ पे जो कोसाकी रहती है वो कुछ भी कहने से इनकार कर रही होती है और एकदम चुप रह जाती है। मतलब यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं रही होती है और राकू एकदम सुनने के लिए बेताब हो जाता है और उसे अब कुछ भी याद नहीं रहता है। वो कहती मुझे कुछ भी याद नहीं है, और ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ सुन रहा होता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे स्विमिंग होने वाला था और ये लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हें सिखाना पड़ेगा कोसागी को स्विमिंग करने के लिए। तो चिटोगे और खास करके राकू को इंस्ट्रक्टर बनाया गया रहता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन कोसाकी को देखने के बाद उसका मन एकदम बदल सा गया रहता है और सोचता है कि मुझे ही तो यहाँ पे होना चाहिए था भाई, और कोई यहाँ पे क्यों होगा। तब वो उसके सर पे एक डंडा मारती है चिटोगे और कहती है कि तुम मेरी तरफ देखो। और कोसाकी को भी थोड़ी सी शर्म आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि इतनी ही देर में जो शू रहता है वो भी आ जाता है, कहता है कि वो तुम लोग को ट्रेनिंग चाहिए, रुको मैं तुम लोग को ट्रेनिंग दे देता हूँ। और वैसे ही ये भद्दी लड़की कौन है, वो रूरी को कहता है तो वो उससे धक्का मार देती है पानी में। उसके आगे हम दिखाते हैं कि कोसागी को ये दोनों ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जहां पर चिटोगे कहती है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दूंगी, लेकिन वो थोड़ी सी नर्वस लग रही होती है। कोसागी ने कभी स्विमिंग नहीं की रहती है और यहाँ पर इसने अलग ही स्विम सूट पहन के आया हुआ रहता है। तो राकू और बाकी सब लोग देख के इसे बहुत ज्यादा ध्यान भटक रहा होता है, क्योंकि बहुत ही मस्त लग रही होती है देखने में। उतनी ही देर में क्या होता है कि फिर से आ जाता है शू, कहता है कि ये सनस्क्रीन आपके लिए कहिए तो आपके पीठ पे लगा देता हूँ। उतनी देर में रूरी फिर आती है और देती है एक जोरदार लात, कहती है कि दूर हट जाओ, और ये दूर जाके गिरता है। वो कहती है मैं इसे संभाल लूंगी, तुम लोग अपना काम करो। तो इसके बाद ये कोसागी को दिखा रही होती है कि किस तरीके से देखो स्विमिंग की जाती है। तो चिटोगे तो स्विमिंग करने में बहुत ही अच्छी रहती है और ये कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल का स्विमिंग हो चुका रहता है। तो राकू कहता है कि तुम्हें ये वाला नहीं, तुम्हें कुछ बेसिक से शुरू करना चाहिए, तुम्हें बहुत ही बेसिक और आराम से, क्योंकि ये तो एडवांस लेवल वाला कर रही है। चिटोगे नाराज हो जाती है और बाद में ये इसका हाथ पकड़ के सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर आपको पता है ना ये कोसागी को एक तरीके से पसंद करता था, तो ये कहाँ पकड़ के सिखा पा रहा होता है। ये तो कुछ और ही पकड़ने का सोच रहा होता है और बार बार नोज ब्लीड हो जा रहा होता है बंदे का बहुत ही खतरनाक तरीके से। यहाँ पे कोसागी कहती है कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगी धीरे धीरे
धीरे करके, और धीरे धीरे करके वो सीख रही होती है। कहती रुको मैं अभी अभी बाथरूम से आती हूँ जाके। उतनी देर में उसकी नज़र एक चाबी पे पड़ती है और वो सोचता है कि ये तो किसी अलग चीज़ की चाबी लग रही है, कहीं ये वही कोसागी की चाबी तो नहीं है, या फिर ये गर्ल्स लॉकर रूम की चाबी है, मुझे इसे खोल के देखना चाहिए अपने ताले में। तो ये ताले में घुसाता है मगर ये उसकी चाबी नहीं रहती है। इतनी देर में क्या होता है, लड़की आती है और इसे पकड़ लेती है, कहती है ये तो गर्ल्स लॉकर रूम की चाबी है। और यहाँ जो कोसाकी रहती है वो कहती है कि नहीं नहीं, राकू ऐसा नहीं कर सकता, उससे कुछ गलत हो गया होगा, गलती से हो गया होगा। लेकिन चिटोगे और रूरी तो विश्वास ही नहीं कर रहे होते, ये दोनों तो इसे मिलकर बहुत ही कूट डालते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से बांध दिया गया रहता है। और कोसागी जब उसकी तरफदारी करती है तब जाके वो लोग इसे छोड़ते हैं। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर कोसागी को स्विमिंग रेस के लिए हिस्सा लेना था और यहाँ पे चिटोगे आई रहती है नया स्विम सूट पहन के। वो कहता है तुमने स्विम सूट चेंज कर लिया? वो कहती है क्यों, तुम अपनी लेडी को स्विम सूट में देखना चाहते हो क्या? कहता है कि हाँ, अगर तुम्हारा बंदरिया ऐसा मुंह नहीं रहता ना तब देखने में ज्यादा अच्छा भी लगता। अब इस बात से चिटोगे गुस्सा आता है, देती है उसके सर पे और मुंह पे एक जोरदार तमाचा। और फिर अब यहाँ पे आज रेस होने वाली रहती है, मगर कोसागी ने तो स्विमिंग सीखी ही नहीं रहती है और कोसागी को आज यहाँ पे स्विमिंग भी करना रहता है। तो ये दोनों बीच में ही फ्लर्ट कर रहे होते हैं और चिटोगे के सामने ऐसा भाई फ्लर्ट कर रहा है, बताओ। और जो इसका बॉडीगार्ड था वो भी दूर से देख रहा होता है। तो यहाँ पे चिटोगे से रहा नहीं जाता और दोनों लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। रूरी सोच रही होती है पता नहीं इनका क्या है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या फिर ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। रूरी को इन दोनों के ऊपर पूरा शक रहता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ये दोनों पक्का बहुत एक्टिंग कर रही है या फिर ये बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ पे रेस शुरू हो गई रहती है। तो कोसाकी अभी भी हेल्प से ही कर रही होती है, मतलब पूरी तरीके से तो वो दौड़ नहीं ना सकती थी। तो यहाँ पर वो स्विमिंग करने की कोशिश कर रही होती है और रूरी कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों से कह दिया था उसे स्विमिंग सिखाने के लिए, लेकिन वो अच्छी तरीके से सीख नहीं पाई। उतनी देर में जो चिटोगे रहती है वो यहाँ पे डूबने लगती है, हाथ पैर में उसके क्रैम्प्स आ जाते हैं। बिना सोचे समझे जो राकू रहता है वो यहाँ पे कूद जाता है उसे बचाने के लिए। और इतना गहरा भी नहीं रहता है भाई, इतना जितना गहरा दिखाया जा रहा है, ये तो छोटा सा स्विमिंग पूल है। फिर उसे बाहर निकाल लेता है और फिर शू कहता है कि इसकी सांसें नहीं चल रही, वो झूठ मूठ का कह देता है। कहता है कि सीपीआर देना पड़ेगा। अब बॉयफ्रेंड के अलावा भाई सीपीआर किसी की गर्लफ्रेंड को कोई और थोड़े दे सकता है। तो यहाँ पे अब वो सोच रहा होता है कि यार सबके सामने मैं सीपीआर दे सकता हूँ मगर कोसाकी के सामने मैं किसी और लड़की को किस करूँ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे सोच रहा होता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो चला जाता है उसे चूमने के लिए, लेकिन क्या होता है कि वो उतनी देर में उठ जाती है और फिर उठने के बाद तो भाई बहुत भयंकर पिटाई हो जाती है बंदे की। और फिर बाद में ये दोनों ड्रेसिंग रूम में रहते हैं जहाँ पे रूरी और कोसागी की बात चल रही होती है, जहाँ पे रूरी कहती क्या तुम्हें उस बंदे के बारे में याद नहीं है? वैसे मैं तुम्हें बताऊं, वो जो बिना उसने हेजिटेट किए हैं वो कूद गया था राकुया, तुमने देखा क्या? तब कोसाई कहती है कि हाँ मैंने देखा, उसने बिना हेजिटेट किए ही वो कूद गया था। अगर तुम उससे कन्फेस करना चाहो तो तुम्हें कन्फेस करना चाहिए, अगर तुम उससे कन्फेस नहीं करोगी तो कोई और उसे लेके चला जाएगा। और जहां तक मुझे याद है तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी भी कोसाकी थोड़ा सा शर्मा रही होती, कह रही होती कि नहीं पता नहीं, सही वक्त आने तो उसके बाद मैं उसे अच्छी तरीके से कन्फेस कर दूंगी। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, ये कह रहा होता है कि भाई चिटोगे तो एक नंबर मस्त लग रही थी, उसके बैलून भी इतने ज्यादा मस्त है मैं क्या ही बोलूं। अब इतनी देर में जो चिटोगे रहती है वो सुन लेती है, वो कहता है एक नंबर बॉम्ब लग रही है। तो अब ये लोग अधमरी हालत में यहाँ पे पड़े हुए रहते हैं क्योंकि चिटोगे ने इनका ये हाल किया हुआ रहता है ना। और भाई यही पे बात रहती है। सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग चिटोगे का खाना देखती है और कहती है तुम बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती हो क्या, आखिर तुम्हारे फादर क्या करते हैं? तो वो एकदम हैरान में पड़ जाती है और सोचती है कि अरे नहीं नहीं, इतना भी अच्छा खाना नहीं है, हम लोग तो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन उसने खाना बहुत ही अच्छा लेके आया हुआ रहता है। तो ये लोग पूछते हैं क्या तुम राकू से माफी नहीं मांगोगी या फिर उसे कुछ गिफ्ट नहीं दोगी? तब ये कहती मैं उसे क्यों गिफ्ट दूं, उस बंदर को कौन गिफ्ट देने वाला है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ, हाँ एक नंबर का फालतू इंसान है। तो वो लोग इसे देखते कहते हैरानी से अरे यार उसने तुम्हें डूबने से बचाया था क्या, तुम भूल गई? चिटोए कहती कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि उसने मुझे डूबने से बचाया या फिर क्या किया। तब रूरी उसे बताने लगती है कि जब तुम डूब रही थी तब चिटोगे ने बिना सोचे समझे छलांग मार दी और उसी ने तुम्हें बचाया। इतनी देर से चिटोगे गलत समझ रही थी हमारे रूरी के बारे में, लेकिन बताओ अब यहाँ पे जो राकू की सच्चाई आ गई है तब ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और कोसाकी भी कह रही होती है कि तुम्हें उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए यार, उसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें उसे सामने से जाके थैंक यू तो जरूरी कहना चाहिए। अब चिटोगे सोच रही थी कि भाई उस बंदर को मैं सामने से थैंक यू बोलूं, इतने बुरे दिन आ गए मेरे चिटोगे के, गैंगस्टर की बेटी के इतने बुरे दिन कैसे आ सकते हैं? खैर छोड़ो, जाके बोलना ही पड़ेगा। तब वो चली जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है कल के बारे में। वो कहता है अरे कौन से कल के बारे में? कल के बारे में मतलब कल क्या, सीधे सीधे बोलो कौन सा कल के बारे में? वो कहती है कि अरे कल के बारे में गधे कहीं के। राकू कहता है अच्छा कल के बारे में, अरे हाँ 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 मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात करने आई हो, तुम चिकन बहुत ज्यादा खाती हो ना, मुझे ये बात शू ने बताई थी, तुम्हें इतना ज्यादा चिकन नहीं खाना चाहिए, तुम्हें अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इतना ज्यादा चिकन खाना तुम्हारे पेट के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए तुम थोड़ा कम चिकन खाओ। अब ये सुन के गुस्सा आता है तो दे देती है उसके मुंह पे एक जोरदार तमाचा। दूसरी बार फिर से आती है कन्फेस करने के लिए और कहती है कि देखो मुझे तुमसे बात करनी है। राकू कहता है कि यार क्या बात करनी है? तब वो कहती है कि आखिर तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? क्यों,
खाने में ज़हर मिला के देना है क्या मुझे? तो इस बात को सुन के वो और गुस्सा हो जाती है और याद कर रही होती है कि कोसागी और उसके साथियों ने कहा था कि उसका फ़ेवरेट खाना पूछो फिर उसे बना के देना। लेकिन ये बीन जैम बन लेके आई रहती है जो कि उसे पसंद नहीं था, फिर ढूँढ देती है। बाद में तीसरी बार और फाइनल बार वो आती है और कहती है कि इस बार मैं कन्फेस करना चाहती हूँ। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। और फिर अब ये भी खुश हो जाता है। तब ये पूछ रहा होता है कि क्या वो कल तुम्हारा पहली बार था? असल में जो राकू रहता है वो किसके बारे में पूछ रहा होता है कि क्या वो पहली बार था? और चिटोगे सोच रही होती है कि हाँ, किसी ने मुझे डूबने से पहली बार बचाया था। तो वो कह रही होती है कि हाँ, ये पहली बार था और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। राकू कह रहा होता है मगर उतने सारे लोगों के सामने करने में मुझे काफ़ी शर्म आ गई। चिटोगे कहता है कि अरे यार, इसमें शर्माने की क्या बात है? उतने सारे लोग देख रहे थे, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। राकू कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? इतने सारे लोगों के बीच में करना तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? बताओ मैं तुम्हें उतने सारे लोगों के बीच में किस कर देता तो कैसा लगता? अब ये सुन के चिटोगे का एकदम माथा गर्म हो जाता है। कह रही होती है कि क्या ये तुम किस के बारे में बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें ये बोल रही हूँ कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन ये यहाँ किसके बारे में बात कर रहा था? फिर एक पंच देती है और बाद में कह रही होती है कि वो एक नंबर का गधा है भाई। उससे उससे कुछ भी बात नहीं बनने वाली। मैं दिमाग खराब हो रहा है। और इतनी देर में उसे याद आता है कि राकू ने इससे कहा था कि अगर तुम्हें कोई दोस्त अच्छा लगता है तो तुम उससे जाकर अपने दिल की बात बता सकती हो। यही बात वो याद कर रही होती तो वो सोचती है कि रूरी और कोसागी को वो अपने दिल की बात जरूर बताएगी। उसके बाद वो उन लोगों को अपने दिल की बात बताने लगती है कि कैसे इनका जो रिलेशनशिप है वो फेक है और ये सब नकली बलबूते पे बस फैमिली के लिए ऐसे ही किया जा रहा है। तब रूरी पूछती कि अगर मान लो कोई पसंद करता हो राकू को तो तुम क्या करोगी? चिटोए कहती कि मैं उसे गिफ्ट रैप करके उसके सामने रख के आ जाऊंगी भाई। मैं तो बहुत ज्यादा खुश होंगी कि अगर कोई उस गधे को पसंद करता हो तो मेरा तो पीछा छूटेगा। ठीक है, मुझे अभी काम है तो मैं अब चलती हूँ यहाँ से। वो तो चली जाती है। अब रूरी कह रही होती है कोसाकी से कि देखा, तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर है। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस जाके कन्फेस कर देना है क्योंकि जो चिटोगे है उसने कहा कि वो खुद गिफ्ट रैप करके आएगी तुम्हें राकू के पास में। बस तुम्हें कन्फेस कर देना है। क्या कहती है उसके बारे में? तो ये तो खुद ही डर रही होती कि मैं कैसे कन्फेस करूंगी। मतलब लड़की इतनी ज़्यादा बढ़िया रहती है और इतनी ज़्यादा भोली रहती है कि बेचारी कन्फेस करने में शर्मा रही होती है, मगर जो रूरी रहती है भाई, इसे पूरा कॉन्फिडेंस दे रही होती है। बाद में हमें राकू को दिखाया जाता है जो सोच रहा था आहा आज तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया भाई, दोपहर का खाना ज़्यादा हो गया। और फिर वही उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है जिससे बचपन में इसने वादा किया था। सो अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है, अचानक से ये टकरा जाता है, इसका चेन टूट के गिर जाता है वहीं पे, ये देखता भी नहीं है। उतनी देर में ये चला जाता है चिटोगे के पास में, जहाँ पर चिटोगो को वो कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चिटोगे कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो तुमने मेरी उस दिन जान क्यों बचाई थी? राकू कहता है कि तुम एक नंबर की पागल लड़की हो क्या? कोई किसी को पसंद करे या फिर किसी को ना पसंद करे, अगर किसी की जान खतरे में है तो राकू खड़ा होकर बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। वो छलांग मार देगा उसे बचाने के लिए, भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अब ये सारी डैशिंग बातें सुन के तो चिटोगे का दिल आ जाता है हमारे राकू के ऊपर। और फिर वो इंग्लिश में कुछ बोलती है और इस गधे को समझ नहीं आता। वैसे ये इंग्लिश में उसे शुक्रिया कह रही होती है और इसे समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रही है क्योंकि ये थोड़ा गधा रहता है। और फिर वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, कहती है बेवकूफ़ कहीं के, और एक और बार मार के वहां से उसे चली जाती है। फिर जब वो बाद में जाती है तो देखती है कि ये क्या, इस गधे का तो यहाँ पे लॉकेट गिरा हुआ है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है रूरी को जो कह रही होती है कि तुम्हारे पास बढ़िया मौका है, तुम जाके उसे प्रपोज कर सकती हो। और ये काफी ज्यादा शर्मा रही होती है हमारी कोसाकी। अब इतनी ही देर में क्या होता है कि चलने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा राकू जो रहता है वो क्लास के डोर के सामने रहता है। अब इतनी देर में जो रूरी रहती है वो वहां से भाग गई रहती है। कोसाकी को अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना था और राकू सोच रहा था कि यार ये मुझे देख के क्यों भाग गई, इतने ज्यादा हैंडसम और डैशिंग बंदे को, और रूरी तो पीछे भाग गई रहती है। सो कोसागी यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसके मुंह से कुछ आवाज निकल ही नहीं रही होती। वो कहता है तुम्हें बुखार है क्या? रुको, तुम्हारा माथा तो बहुत गर्म है, रुको मुझे डॉक्टर को कॉल लगाने दो। लेकिन वो रोक लेती है और कहती है कि रुको रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। और दोनों में बहुत ज्यादा शर्म वाला सीन हो जाता है। वो कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी, वो ये है कि आई इतनी देर में एक बॉल आता है और खिड़की तोड़ देता है। दोनों बहुत डर जाते हैं और ये कहता है कौन है गधा कहीं का, तुम्हें चोट तो नहीं ना लगी कोसाकी? रुको मैं टीचर को जाके बुला के लेके आता हूँ। लेकिन रुको, तुम क्या कहने वाली थी? कोसाकी कहती है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहने वाली थी, तुम जाओ टीचर को बुला के लेके आओ। और ये सोच रही होती कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक बार मिस हो गया तो क्या। और ये सोच रहा होता है कि कहीं वो मुझसे कन्फेस तो नहीं ना करने वाली थी। लेकिन रुको, मेरे जैसे गधे को वो क्यों डेट करेगी? आखिर वो मुझे क्यों हाँ कहने वाली है? ये तो बहुत ही अजीब बात है। उसके आगे हम देखते हैं कि जब ये दोनों जा रहे होते हैं रूरी और कोसाकी, तब रूरी कहती मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रही थी। कोसाकी कहती कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। रूरी कहती है लेकिन तुमने एक बहुत ही अच्छा मौका खो दिया, तुम चाहो तो अभी भी उसे कन्फेस कर सकती हो। कोसाकी कहती है कि रुको, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि अगली बार मैं उसे ज़रूर कन्फेस कर दूंगी क्योंकि मेरे पास अगली बार मौका रहेगा। लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है यार, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये सोच रही होती है रात में कि यार ये कीचेन मतलब किसने दी होगी उसे, और वो किसके लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट है। ओहो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये कीचेन जाके उसे दे देनी चाहिए, मुझे उस लड़की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो जो भी है। चलो,
चलती हूँ और चलकर दे देती हूँ। तो वो जाती है उसके घर में राकू को देने के लिए। राकू कहता है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी कीचेन को दिया ही नहीं, सिर्फ़ इसे जोड़ भी दिया। वाह! तो यहाँ पे इसकी कीचेन को उसने पूरी तरीके से जोड़ भी दिया रहता है, लेकिन थैंक यू बोलने से पहले ही वो चली गई थी। आगे हमें दिखाया जाता है हमारे फोर आइज़ को, जो यहाँ पे किसी को राकू की तस्वीर देता है और कहता है कि हमारे मैडम के पीछे ये बंदर सा पड़ा हुआ है बंदा। तो एक काम करो, इस बंदर को उड़ा दो तुम उनकी ज़िंदगी से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बंदर उनकी ज़िंदगी में ना रहे। मैंने अपनी मैडम को नाज़ों से पाला है और ये बंदर आके उनकी ज़िंदगी खराब कर रहा है। मैं चाहता हूँ तुम इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। वो कहता है कि जी मास्टर। आज सब स्कूल में बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि स्कूल में एक नया स्टूडेंट कोई आने वाला रहता है, लेकिन लड़के निराश रहते हैं और लड़कियां काफ़ी खुश रहती है। कौन ये हैंडसम लड़का, और इसका नाम सुगुमी रहता है। तो सुगुमी यहाँ पर सभी लड़कियों का दिल जीत लेता है, लेकिन लड़के तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग रहते हैं। वो सीधे जाता है राकू के पास में, लेकिन फिर उसकी नज़र चिटोगे पे पड़ता है और कहता है कि ओह मैडम, हम लोग कितने दिन के बाद मिल रहे हो। वो तो गले लगा लेता है। चिटोगे कहती है कि अरे दूर हटो, यहाँ पे सबके सामने ऐसे करनी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बाद में हमें दिखाया जाता है वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अंकल ने मुझे यहाँ पे आपकी सेफ्टी के लिए भेजा हुआ है। मैंने सुना है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड बन गया है, क्या मैं आपको उस बॉयफ्रेंड से मिल सकता हूँ? मुझे उससे मिलना है। तब चिटोए कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, रुको मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो वो बुला लेती है और फिर राकू से मिलता है वो। तो राकू कहता है कि तुम तो बहुत ही रिलायबल हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान लग रहे हो मुझे। हाँ, और तुम तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम परफेक्ट हो मेरी मैडम के बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तब और वो अपने बारे में बताने लगता है और ये कहता है ये बंदरिया। तब वो उसका गर्दन पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये तो बस मजाक कर रहा था और कुछ भी नहीं। उसके बाद सुगमी कहता है ठीक है, और फिर वो खाना भी खिला रहा होता है। कहता है कि आप भूल गई क्या किस तरीके से हम लोग साथ में नहाते थे, ये लीजिए असम की चाय पीजिए। वो कहती है कि ये सब बचकानी हरकतें बंद करो और अभी मैं बाथरूम में जा रही हूँ, और बाथरूम में पीछे पीछे आने की कोशिश मत करना। उसके बाद वो राकू से कहता है क्या तुम मेरे साथ 1 सेकंड के लिए ऊपर चल सकते हो। तो वो उसके साथ छत पे आया रहता है, जहाँ पे वो पूछता है कि तुम मेरी मैडम को कितना पसंद करते हो, क्या कर सकते हो उनके लिए। तो वो जोश-जोश में बोल सकता है कि तुम्हारी मैडम के लिए यार कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत पसंद कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ, तुम कहो तो अभी यहाँ पे छत से कूद जाऊँगा, जैसा बोलोगे वैसा कर जाऊँगा। तो सुगमी कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम जान भी दे सकते हो मैडम के लिए, तो जान क्यों नहीं दे देते हो। वो तुरंत ही आता है, इसे पकड़ता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही डिफेंसलेस हो। मुझे लगता है कि तुमने मैडम को कालू काले जादू में फंसाया है, वो तुम्हें ऐसे पसंद बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर मैडम ऐसा कैसे कर सकती है। ओहो, मैं उनका पहला प्यार हूँ, तुम बिल्कुल भी नहीं हो, समझे। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। आखिर मैडम कैसे कर सकती है। और यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। राकू सोच रहा होता है कि मैं ना नहीं बोल सकता, अगर गैंग मेंबर्स को पता लगा तो वॉर छिड़ जाएगी। इसलिए वो कहता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और तुम मेरी साइड से उसे नहीं छीन सकते हो। चीटोगे दरवाजा खोलने वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है और सब चीज़ सुन रही होती है। जहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन वो बीच में आके कहती है कि रुक जाओ, ऐसे लड़ते क्यों हो। लेकिन सुगमी कह रहा होता है कि आपका बॉयफ्रेंड है ना, तो इसे साबित करना पड़ेगा माई लेडी, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर बना, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। जो भी हमारे बीच में आएगा वो कुचला जाएगा, कोई भी मेरे से आपको छीन नहीं सकता है। और मैं इसे चैलेंज करता हूँ कि तुम कमज़ोर से पतले दुबले हिलते हुए आदमी, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि आ जाना नीचे ग्राउंड में, अगर दम है, वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा बाद में। उसके बाद चिटोगे बता रही होती कि कैसे ये जो सुगमी है वो एक अनाथ बच्चा था और इसे अंकल क्लाउड यानी वो चश्मे बद्दूर वाला आदमी इसे ट्रेन करता था, और अब ये एक हिटमैन बन चुका है, मतलब मारने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। और अब ये बात सुन के तो राकू की फट गई रहती है, कह रहा होता है कि क्या, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं तो मारा जाऊंगा। लेकिन वो कहती है कि चिंता मत करो, और सोच रही होती है कि मरना मत बेवकूफ़ कहीं के। और राकू सोच रहा होता है कि यार ये मुझे मरवाना चाहती है। बताओ, एक ऐसे बंदे से लड़वा रही है जो कि 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, और मैं तो यहाँ पे घास भी नहीं छिल पाता। बाद में हीरो वाले पोज में आ चुका रहता है। लोग यहाँ पे लगा रहे होते हैं कि देखा जाएगा कौन जीता जाएगा, और एक बंदे ने भी हमारे राकू के ऊपर बोली नहीं लगाई रहती है, सब सुगमी के ऊपर बोली लगाते हैं। और वो तो अमीर हो गया रहता है। कॉइन जैसे जमीन पे गिरेगा लड़ाई शुरू हो जाता है, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही भाई ये तो एकदम मारना शुरू हो जाता है। और चीतोगे सोच रही होती कि प्लीज बच जाना राकू, कुछ हो ना तुम्हें। राकू तो भाई यहाँ पे भाग रहा होता है, लेकिन राकू भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता है, गैंगस्टर का बेटा है भाई, इतनी आसानी से नहीं हारने वाला है। तो देख सकते हैं पूरा एकदम जाल बिछा रहता है पहले से ही, और भागने की कोशिश करता है। उसके बाद वो खिड़की से कूद जाता है, तो सुगमी भी उसके पीछे खिड़की से कूद जाता है, और यहाँ पे वो राकू के जाल में फंस गया था। वो दोनों सीधे पुल के अंदर गिरते हैं और सब देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो तो बेहोश हो गया था, मगर राकू जो रहता है वो बेहोश नहीं था। उसने सुगमी को ही बाहर निकाल लिया था और वो उसे छोड़ के जा रहा होता है। मगर फिर सोच रहा होता है कि रुको, मैं ऐसे क्या करूं, अगर मैं इसे छोड़ के चला गई तो ये तो ऐसे ही यहाँ पे बेहोश हो जाएगा। तो फिर वो उसे चेंजिंग रूम में लेके जाता है और उसके कपड़े खोलने वाला रहता है, लेकिन सुगमी उसे पीछे एक लात मार के फेंक देता है। लेकिन ये फेंक देता नहीं, फेंक देती होती है, ये लड़की रहती है। और ये देख के वो भी हैरान हो जाता है और कहता है तुमने लड़कों वाले यूनिफॉर्म पहने थे, सब लोग यहाँ पे आने वाले रहते हैं। तो तुरंत ही कहता है कि जल्दी कपड़े पहन लो, हमें यहाँ से छुपना पड़ेगा, और वो लोग छुप जाते हैं। यहाँ पे
चितोरी कहती है कि देखो, हो सकता है कि हमें उसे गर्ल्स चेंजिंग रूम में ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो कोई लड़का नहीं, वो एक लड़की है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सुगमी कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। चितोगे कहती है कि हाँ, वो लड़का जैसा दिखता है मगर वो एक लड़की ही है। और यहाँ पे ये कह रहा होता है कि तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो, मैं एक लड़की ही तो हूँ, और इतना हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन राकू को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, और यहाँ पे सुगमी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो हार चुकी है। और उसे लग रहा होता है कि मैडम उसे कभी भी माफ नहीं करेगी, मैं कितना ज्यादा गिरी हुई लूजर इंसान हूँ। मैं मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मैडम के लिए। अब यहाँ पे राकू को बुरा लग रहा होता है कि भाई ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, और देखो यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। और मेरे फादर यानी मेरे अंकल ने भी मुझे नहीं बताया था कि कभी भी ऐसे मेल या फीमेल में कुछ डिफरेंस है, इसलिए मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, तो मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता है। अब वो उसे कंपनी देने की कोशिश करता है, उससे पहले ही चितोगे वहाँ पे आ चुकी रहती है। फिर तो भाई जो बुरा हाल होता है राकू का, उसे उड़ा उड़ा के मारती है, किसी को पता नहीं चला रहता है कि दोनों छुपे हुए थे। फिर वो पूछती है तुम इसके साथ क्या कर रहे थे और तुम्हारे मैच का क्या हुआ। तब सुगमी कहती है कि ये मैच ये जीत गया, इसमें मैं हार चुकी हूँ और ये जीत चुका है। उतनी देर में हमारा फ्रेंड जो शू रहता है वो भी आ चुका था, और वो उसे लेके चला गया रहता है राकू को। और फिर ये कह रही होती है कि ये बंदा तो काफ़ी अच्छा है। अगले दिन हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे इसे लेडीज़ वाले कपड़े पहना दिए गए रहते हैं, और पूरा लड़की लग रही होती है, मतलब लड़की है लड़की लग रही होती है। और कह रही होती है कि मैम ये सब, तब वो कहती है कि अब तुम ना परफेक्ट लग रही हो, कोई भी तुम्हें देख के नहीं कहेगा कि तुम लड़की नहीं लड़का हो, क्योंकि उस वक्त लड़का लग रही थी, अब ये एकदम परफेक्ट लड़की लग रही है। और कहती है कि चलिए साथ में नहाते हैं, लेकिन चिटोगे कहती है कि नहीं। फिर राकू आता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, शर्मा जाती है भाई। चिटोगे कहती है कि हाँ हाँ अब एकदम खूबसूरत लग रही है ना। बाद में जाते जाते ये कह रही होती है कि ओह लगता है मैडम अपना 10 साल पुराना प्रॉमिस भूल गई है। अगर पार्ट 2 चाहिए तो 1000 लाइक्स यहाँ पे कर देना।